नमस्कार। आज के इस सत्र में बीएससी फर्स्ट सेम कथा चंदन, इसमें से हम आज जो कहानी का विश्लेषण करेंगे उसका नाम है शरणदाता, जो आगे जी का लिखा हुआ है। तो इस सत्र में अभी बीएससी फर्स्ट सेम के सभी छात्रों को मैं निमंत्रित करते हुए और सभी को अभिवादन देते हुए आज के इस कहानी का जो लेखक है उस लेखक जी का परिचय हम करेंगे। पहले आज की जो शरणदाता कहानी है वहाँ के इस कहानी के लेखक है आगे जी। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, 1911 में इनका जन्म हुआ था और ये बीए तक इन्होंने लाहौर में उनकी पढ़ाई हुई। वे 1929 में भारत देश की स्वतंत्रता संग्राम की उस लड़ाई में वे भाग लिए। 4 साल तक वे जेल में रहे, 2 साल तक वे नज़रबंद थे। इसी दौरान उन्होंने कई कहानियाँ और कई कविताएं इन्होंने लिखा। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो इन्हें एक साहित्यकार के रूप में उन्हें उभारा है। और इसके बाद इन्होंने जितने भी कहानियाँ लिखे ये उन्होंने जैनेन्द्र जी को दिया था। वे उसे प्रेमचंद जी को देते हैं और वे कहते हैं कि इसका नाम, ये जो प्रेमचंद जी उसे पढ़ के बोलते हैं कि इसे किसने लिखा है, तो वो नाम बता नहीं सकते। तब वो प्रेमचंद जी इनकी अच्छी कहानियों को देखकर वे रहे नहीं गए और उन्होंने आग्नेय नाम से उनकी पूरी कहानियाँ अपने प्रेस में उन्होंने छाप दी। जब से वे आग्नेय नाम से प्रचलित थे और इन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं। इनमें से विपथगा, कोटरी की बातें, जयोदल, प्रतिरूपा, शरणार्थी और इनका उपन्यास शेखर एक जीवनी, ऐसे कई विषय में वे लिख चुके हैं। और यहाँ क्या कहते हैं उसे, ययावरी इच्छा वाले लेखक हैं ये। और इनका जन्म 1987 में हुआ था और इन्हें जब इनका देहांत हो गया था तो विष्णु प्रभाकर जी ने कहा कि और एक ययावरी यात्रा चालू हो गई, ऐसे वो कहते हैं। यानी और एक यात्रा अग्नि जी का चालू हो गया, ऐसे वे कहते हैं। और वे यहाँ पर जो उनकी जितने भी कहानियाँ हैं, मनोविश्लेषक कहानियाँ हैं, मनोवैज्ञानिक आधार धरातल पर लिखे हुए कहानी हैं। मगर आज का जो ये शरणदाता है ये मनोवैज्ञानिक कहानी से ज़्यादा यहाँ एक घटना प्रधान कहानी है। यानी पिक्चर में बताते हैं ना, सत्य घटना के आधारವಾಗಿರುವುದು, इस तरह की कहानी है शरणदाता। यहाँ कहानी है देश के विभाजन की त्रासदी की। यानी यहाँ जो कहानी है देश के विभाजन की त्रासदी की। देश के विभाजन जब होते हैं तो खाली देश का विभाजन नहीं होता है, उसके साथ दिल के विभाजन भी हो जाते हैं, धर्मों के विभाजन हो जाते हैं। और यहाँ सीमाओं का विभाजन नहीं था बल्कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का विभाजन था। और ऐसी एक रेखा खींची गई थी कि आज तक उस रेखा को पार करके नहीं आ सकते। यानी जो भाईचारा, जो प्रेम, जो मानवीय मूल्य थे वे सब कुछ नष्ट हो गए और जो प्यार की जो विचार वे संजोए हुए थे उन्हें भी वो ख़त्म कर दिए गए। कब की बात है ये? भारत की बंटवारे की बात, 1947। ये मानवीयता धर्म को मजहब के नाम पर बलि चढ़ाने लगा। यानी मनुष्य मानवीयता को मजहब के नाम से बलि चढ़ाने का समय था वो। तब की एक घटना प्रधान कहानी है। यहाँ पर जो मानवता है वहाँ सहायता, संरक्षता, शरणागत की रक्षा भाव, ये सब कुछ विचार जो अच्छे विचार थे वे सांप्रदायिकता की विभीषिका में जलने लगे थे। तो यहाँ जो जलने की कहानी है उसे लेखक ने
एक लाहौर की एक स्थान है, उस स्थान से उन्होंने इस लेखक ने इसे बनाया है। और जालंधर जो पंजाब में पड़ता है, तो इस कहानी का शुरुआत सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग देश के लोगों को विभिन्न संप्रदाय के जो हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं और उनकी संपत्तियों को लूट रहे हैं और उन्हें त्रासदी में भेज रहे हैं। उनके परिवार को वे इस तरह से हिंसा दे रहे हैं कि रूह कांप जाए। तो इसी में एक ऐसा पात्र है देवेंद्र लाल जो लाहौर में फंसे हुए हैं। यानी देवेंद्र लाल जी का जो जीवन है, जो लोग देवेंद्र लाल जो थे वे लाहौर के निवासी हैं और देश का बंटवारा हुआ लाहौर कहाँ पर चले गया, पाकिस्तान में चले गया। तो वहाँ के लोग भी एक एक करके इधर वापस आए। थोड़े लोग वहाँ जो रहे, उनकी जो हालत हुई उसकी कहानी का यहाँ पर बहुत ही दर्द विद्रावक कहानी है। मगर यहाँ पर ये जो उनकी जो हालत हुई या उन्होंने जो देखा, वहीं पर उन्हें जो दोस्त के जैसे थे जो उन्हें दिलासा देते रहे कि उन्हें कुछ नहीं होगा, फिर भी उन्होंने ही धोखा दिया। तब उन्हीं के घर में से एक आदमी उन्हें बचाता है। तो यहाँ कहानी यहाँ भी समझाती है कि मानवता तो मर गई है या ख़त्म हो गई है, मगर फिर भी पूरा ख़त्म नहीं हुई। यहाँ इस विचार से यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाता है। यानी वहाँ जो बातें यहाँ पर जो होती हैं इसके बारे में या इस कहानी के बारे में हम सविस्तार से देखेंगे। इससे पहले कहानी को देखने से पहले हम उनके जो पात्र हैं उन्हें देखेंगे। देवेंद्र लाल और उनकी पत्नी जो जालंधर के मायके को चली गई है, पत्नी देवेंद्र लाल, उनके पत्नी, दोनों परिवार हैं, वो हिंदू परिवार हैं। उन्हीं के पास एक बाजू में ही एक वकील साहब रहते हैं, रफ़ीकुद्दीन, उनके अच्छे दोस्त हैं। और देवेंद्र लाल जी के घर में एक नौकर होता है, उसका नाम है संतू। और इसके बाद और एक पुलिस साहब जाते हैं, शेख साहब के घर में दो औरतें हैं और दो लड़के हैं, एक लड़की है एक लड़का है, यानी दो बड़े, एक लड़की और एक लड़का। दो औरतों का नाम तो नहीं दिया गया है, मगर जो लड़की है उसका नाम जैबुन्निसा है और जो लड़का है उसका नाम आबिद मियाँ है। तो यहाँ पर देवेंद्र लाल, रफ़ीकुद्दीन, शेख साहब, आबिद मियाँ, जैबुन्निसा, संतू, यहाँ इस कहानी के पात्र हैं। इसमें कहानी के मुख्य पात्र हैं देवेंद्र लाल जी, जो लाहौर के उस अपने मकान में फंसे हुए हैं और हर तरफ से जो बहुवर्गीय लोगों का झुंड निकल रहा है और अल्प वर्ग यानी अल्पसंख्यकों को वहाँ रौंदते हुए उनके साथ बुरी व्यवहार करते हुए निकल रहा है। तो यहाँ पर वे थे, उनके आजू बाजू के सभी लोग एक एक करके रोज ख़त्म हो गए थे। यानी जहाँ पर उन्हें डर की बात ना हो उस तरफ वो निकल गए थे, या वे हिंदुओं के मोहल्ले में जाके रहने लगे थे, या अपने देश को यानी भारत का जो भूमि है उसे वहाँ पर लौट आने लगे थे। देवेंद्र लाल की पत्नी जो थोड़े ही दिन पहले जालंधर चली गई है, देवेंद्र लाल अकेले बच गए हैं। रफ़ीकुद्दीन उन्हें कहते हैं कि आप भी यहाँ से जाएंगे, रोज़ वो दोनों मिलते हैं, तब वो बात करते हैं कि आप भी आज यहाँ से निकल जाएंगे। तब देवेंद्र लाल बोलते हैं कि क्या किया जाए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और सब तरफ आगजनी है।
और सब तरफ झुंड के झुंड आकर घर को बर्बाद किया जा रहा है। लाहौर में कई हिंदू मोहल्ले हैं जो उजाड़ दिए गए हैं। परिस्थिति ऐसी आ गई है कि रोज़ सुबह जब वो मॉर्निंग वॉकिंग को जाते हैं तब वो लोगों से मिलते हैं तो जैसे तैसे गुजारा करके रह लेंगे ऐसे बोलते हैं, मगर जब शाम होते जाती है तब वो किसी को बोले बिना वहाँ से खिसक जाते हैं। यानी एक एक करके उनके मोहल्ले के पूरे लोग क्या हो गए थे, खाली हो गए थे। देवेंद्र लाल जी जो रफ़ीकुद्दीन की आग्रह पर, यानी रफ़ीकुद्दीन उन्हें कहते हैं कि आपको हम नहीं बचाएंगे या आपको नहीं बचाएंगे तो हमारे ऊपर ला जानी चाहिए। अरे एक आदमी को हम अपने पास नहीं रख सकते क्या, आप किधर भी मत जाइए, यहाँ कहते हुए उन्हें वो बचा लेते हैं, उनको अपने ही घर में रखने के लिए बोलते हैं। तो इतने में मैगंज यानी लोगों का जो हत्यारा करने वाला लोग जो झुंड है वो झुंड लाहौर के सभी तरफ जाकर हिंदुओं के घरों को इस्तो नाबूद करने के साथ फिर आगे लेखक के जो घर है वहाँ पर तक पहुँचने वाला होता है। तब रफ़ीकुद्दीन उन्हें कहते हैं कि अभी बहुत देर हो गई है, ये लोग कभी भी हमारे इस बस्ती में आ सकते हैं। इसलिए देवेंद्र लाल को वह कहते हैं कि अभी तुम यहाँ पर मत रुको, चलो हमारे साथ। तब देवेंद्र लाल जी अपने जो भी सामान तो कीमती सामान लेके जाने के लिए कहते हैं, मगर गृहस्थ के लिए तो सब कुछ कीमती होता है, मगर जितना सामान वो उठा सकते थे वो एक बक्से में लिए और वहाँ से रफ़ीकुद्दीन के घर को वहाँ जाके पहुँच जाते हैं। और जैसे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं उसी शाम जब वहाँ अपना घर बदलते हैं, रफ़ीकुद्दीन साहब के पास आके रहते हैं, तब थोड़ी देर में शाम के समय में हत्यारों का गिरोह बांध कर निकलने लगा और उनके ही आंखों के सामने उनका घर का ताला तोड़ा गया और उन्हें उनके घर के पूरे सामानों को लूटा गया और जहाँ तहाँ जो इतना सामान पड़ा हुआ था उसे जला दिया गया। उनके सामने ही उनका घर जल चुका था। रफ़ीकुद्दीन और देवेंद्र लाल दोनों रफ़ीकुद्दीन के घर से एक पराजय की आंखों से उसे देखते रहे। और रफ़ीकुद्दीन यहाँ बात कहते हैं, यहाँ दिन भी था देखने को और आज़ादी के नाम पर, यहाँ दिन भी था देखने को आज़ादी के नाम पर, या अल्लाह, यहाँ बात वो कहते हैं। यानी आज़ादी तो हमें मिली, मगर ये कैसी आज़ादी जो आदमी को मार रहा है या जो आदमी को काट रहा है। वो कहते हैं खुदा जिसको घर से निकालता है उसकी जो पनाह गर्जी होती है वो बहुत तकलीफ़ की होती है। और वे देवेंद्र लाल से कहते हैं कि आप हमारे घर में ही रुकिए। तो रोज़ वैसे ही दिन कटने लगे और वह रफ़ीकुद्दीन ही बाज़ार जाते आते रहते थे। तब वहाँ की जो न्यूज़, जो क्या कहते हैं उसे, जो हालात है उसके बारे में देवेंद्र लाल को रोज़ बताते। देवेंद्र लाल तो घर से बाहर नहीं निकलते थे। तब ये जो न्यूज़ आते या क्या कहते हैं उसे, एक वारदात जहाँ होती थी उसके बारे में भी वो विचार विमर्श करते। तो एक वारदात ये हुई थी कि डॉक्टर साहब जो थे उनके ही मोहल्ले के, उनको मुसलमान के कई लीडरों ने आके उनसे रिक्वेस्ट किया या उनसे निवेदन किया कि आप वो बस्ती में आएँ और वहाँ के लोगों को समझाएं
और वहाँ के लोगों को चिकित्सा भी दें। तो इसलिए वे उनकी बात सुनकर 2 लीडरों के साथ वे बस्ती में गए और वहाँ पर एक ज़रूरतमंद को वहाँ अपना इलाज कर रहे थे। उस ज़रूरतमंद के भाई ने ही उनके पीठ पर छुरा मार दिया। इस तरह से दहशतगर्दी थी। और एक घटना होती है कि एक रेलवे कर्मचारी था जो हिंदू धर्म से रिश्ता रखता था। वहाँ रेलवे कर्मचारी ने कई लोगों को इस दंगाखोरों से बचाया था और उन्हें अपने पनाह में अपने घर में रखा था। और उसने पुलिस को इत्तला दी कि हमारे घर में कई लोग शरणार्थी हैं। तब पुलिस इत्तला पाते ही वहाँ पर गया। जाके वहाँ पर उन्हें छोड़कर उनके घरों को पहुँचाने के बजाय इस रेलवे कर्मचारी के घर वालों को और उनको दोनों को वो पकड़ के गिरफ्तार करके लेके बाहर गया और उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनके घर वालों को गोलियों से मार दिया गया। और हुआ ये कि वहाँ के जो आश्रय लोग थे उनको सभी को बाहर भगा के उन्हें गोली मार दी गई और उस मकान को जला दिया गया। तो इस तरह से लूट चल रही थी। बंदूक उठा के उन्होंने सभी लोगों को मार दिया। और यहाँ और एक वक्तव्य ये है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की सीमा पर एक सिखों के गांव में मुसलमानों का शरण होता है। तो वहाँ पर वहाँ के लोग उन लोगों को अपनी जान पर खेलकर उन्हें अमृतसर के शहर के रेलवे स्टेशन तक उन्हें उस गांव के लोगों ने हिफाजत के साथ उन्हें भेजते हैं। तो ये सभी कुछ घटनाएं रोज़ घटती रहती हैं। ये न्यूज़ वो पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। जब ये घटना घटती है और ये पढ़ते हैं तो यानी यहाँ जो पूरी की पूरी गांव मुसलमानों का एक शरणदाताओं को बचाने की जो वारदात है उसके बारे में जब बोलते हैं तब रफ़ीकुद्दीन साहब बोलते हैं, लाचारी होती है जी, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था फिर भी उन्हें हारना पड़ा। यानी वहाँ पर वैसे ही रख नहीं सकते, वापस भेज दिया उनको, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभा। यही बहुत अच्छी बात है। तब यहाँ जो बात उन्होंने कहा कि आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना पड़ता है। यहाँ बात सुनते ही देवेंद्र लाल को समझ में आया कि आखिर तो लाचारी अकेले इंसान को झुकना पड़ता है का मतलब क्या है। जो उन्हें बचा लिए के यहाँ जो उन्हें बचा के उनके घर में रखा था उसके बारे में उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत किया या वो हार गए हैं इस तरह से। तब अपराह्न में जब रफ़ीकुद्दीन से मिलने यहाँ बात होने के बाद क्या हो जाता है, एक 2-4 लोगों का एक झुंड दोपहर में रफ़ीकुद्दीन साहब के पास मिलने आता है और उनसे वो बातें करने लगता है। देवेंद्र लाल दूसरे कमरे में बैठे हैं और उनका बातें सुन रहे हैं, मगर उन्हें उतना अच्छा सा सुनाई नहीं दे रहा है, मगर इतना सुनाई दे रहा है कि बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम वैसे वाक्य उन्हें सुनाई दे रहा है। तब वो लोग वापस जाते हैं। जाने के बाद रफ़ीकुद्दीन अंदर उनके तरफ देखते हुए अंदर जाते हैं। तब उन्हें पूछना चाह रहे हैं मगर फिर भी नहीं पूछते। जब वापस घर के अंदर से जब बाहर आते हैं तब वहाँ पूछ ही लेते हैं कि कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि आपको मेरे वजह से आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही है और आपको जलील होना पड़ रहा है, खतरा उठाना पड़ रहा है। तो आप मुझे क्यों रोके हैं यहाँ पर? आप मुझे जाने दीजिए, मैं तो अकेला हूँ, आपको तो परिवार है, ये लोग तो जंगली लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके घर परिवार को भी ख़राब कर सकते हैं, मुझे जाने दीजिए।
तब रफ़ीकुद्दीन बोलते हैं, तेज़ सांस लेके उनके कंधे पर हाथ रख के बैठ के बोलते हैं, चलो ठीक है जाने देंगे, मगर ऐसे ही थोड़ी ही जाने देंगे हम आपको। यहाँ कहते हुए उनको बिठा के बाहर अंदर चले जाते हैं। फिर देवेंद्र लाल खाने के वक्त में फिर बोलते हैं कि आप मुझे खुशी से जाने नहीं देंगे तो मैं चुपचाप यहाँ से खिसक जाऊँगा, जैसे कि पूरे लोग। यानी सुबह में बोलते हैं जैसे तैसे गुजर करके रहेंगे, बाद में वो बगैर बताए वहाँ से खिसक जाते थे। सभी लोग खाली हो गए थे, उसी तरह मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा। तब वहाँ बोले, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। तब वो देवेंद्र लाल बोलते हैं, फिर क्या बातें हुई आप बताइए, तो आपसे उन्होंने कुछ कहा? तब देवेंद्र लाल एक तरह से खिन्न सा ये करके कहने लगे कि कहते क्या, वही धमकियाँ। फिर क्या धमकी? उनको शिकार चाहिए हल्ला करने के लिए, मिलेगा तो ठीक है, ऐसे वो कह रहे थे। तब यहाँ सुनते ही देवेंद्र लाल जी बोलते हैं, तभी तो मैं कहता हूँ मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ भाई, मुझे क्यों रखे हो? मुझे शिकार बनाना चाहते हैं वो लोग। शिकार चाहते तो यही, यानी वो लोग आके समझा रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, उसे शरण देके उसे बाहर छोड़िए, हम उन्हें देख लेंगे, ऐसी बात वहाँ पर चली होगी। तब वो बोलते हैं कि मैं जब भी निकलना चाहता था आप ही ने कहा कि मुझे रुकने के लिए, अभी मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तब वो बोलते हैं कि मुझे तो मार ही देंगे, आपके घर वालों को भी वो परेशान करेंगे, गुंडे तो गुंडे होते हैं। तब उन्होंने वो देवेंद्र लाल को जो शेख साहब है, तो उन्होंने क्या कहा, रफ़ीकुद्दीन साहब ने कहा कि नहीं, अभी तो आप जा सकते थे, मगर जाने के लिए ये अच्छा वक्त नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपको ये लोगों के आंखों के सामने आप आए हैं या वो आपके नज़र में है, इसलिए हम तुम्हारे जो रहने का जगह है उसे बदल देंगे। जब ये पूरी ठंडा हो जाएगा, यानी सब तरफ थोड़ा शांति का वातावरण होगा, तब आपको हम आपके देश को भेज देंगे। यहाँ बोलकर वे क्या करते हैं कि और एक जगह पे उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। वो घर होता है शेख अताउल्ला का। जो शेख अताउल्ला है वो पुलिस में काम करता है। उनके, मैंने अभी कहा था, उनकी बीवी माँ दिखती है और एक बेटी है जबीनुसा और एक बेटा है। ये जो लोग हैं इनका घर के पास, घर के पिछवाड़े में एक क्या है, एक गैरेज सा कुछ दिखता है। वहाँ पर देवेंद्र लाल को शेख अताउल्ला के अहाता, यानी घर के पीछे एक छोटा सा जगह है, वहाँ उस जगह में बड़े बड़े पेड़ है। पेड़ के अंदर एक छोटा सा एक जाली सा बना हुआ है, उसको लॉक है, और अंदर जाने के बाद दिखता है कि वो एक तरह से गैरेज है, यानी उनका कार वो रखने के लिए एक जगह है। अगर बाहर से देखे तो कुछ नहीं दिखता, झाड़ों की झाड़ी में वो छुपा हुआ है। तो उस झाड़ों की झाड़ी में छुपा हुआ उस गैरेज का जो पर्दा होता है, जाली, जो लोहे का बना हुआ जाली को खोलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि एक तरफ से छूने का पानी है, एक तरफ से गैरेज के लिए जगह है, और उसके ही बगल में एक छोटा सा एक कमरा है, जो दिखता है कि वो गैरेज में रहने वाले ड्राइवर के लिए, यानी गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसके रहने के लिए जगह हो, वैसा दिखता था। वहाँ पर जो उसका कमरा है उसको कोई खिड़की नहीं है। एक ऊपर का जो खिड़की होता है, ऊपर एक छोटा सा खिड़की है, उससे ही थोड़ा सा रोशनी आता है, और उन्हें कुछ पढ़ना लिखना हो तो बाहर ही आना पड़ेगा। दिन में भी वहाँ पर काला रहता है। तो देवेंद्र लाल ने सब तरफ देख लिया। सब तरफ देखकर उन्हें लगा कि यहाँ पर तो रोज़ नहा तो नहीं सकते, पढ़ने की तो बात दूर है, कोई पुस्तक भी नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि चलो, लोग जब जेल में रहते हैं तब अपनी अकेलेपन को दूर करने के लिए चींटी मकोड़ी का अध्ययन करते हैं, या कोई कबूतर, चिड़िया, गिलहरी आदि पर दोस्ती करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, चूहों से दोस्ती करते हैं,
ऐसे ही कुछ देखे तो वहाँ आंगन में जाकर देखे आकाश दिखने लगा। आकाश को देखते हुए वहाँ बोले, आज़ाद देश के नीचे, उनके दिल में यह बात आ रहा है, आज़ाद देश का आकाश और नीचे से ये क्या है, आज़ाद देश का आकाश और नीचे से क्या है, प्रार्थना में वो जलते हुए घरों का धुआं। आज़ाद देश का आकाश, नीचे क्या है, सब पूरे घर जल रहे हैं, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। तो ये बात क्या हुई, लाल चंदन रक्त चंदन, लाल चंदन रक्त चंदन, इस तरह से ये बुलाते हैं। और इतने में ही वे यहाँ सब कुछ सोचने लगते हैं। तब उसी जो बंगले का दीवार है, उस बंगले की दीवार के ऊपर से उन्हें एक छाया बड़ा होता हुआ दिखा। देखते हैं कि वो छाया जो बड़ा होते जाता है, तब वहाँ जब छाया का एक रूप ले लेता है, तब वहाँ देखते हैं तो वो एक बिल्ली थी। तो बिल्ली को देखते ही वो बोलते हैं कि उसे बिलार कहते हैं, बिलार बिल्ली। फिर बिलार को देखते ही वो कहते हैं कि बिलार जहाँ रहता है वहाँ पर कुछ गलत नहीं है, वो जगह गलत नहीं हो सकती, यहाँ सोचते हैं। और वहाँ जहाँ बिलार होता है वहाँ अकेलापन होता नहीं। देवेंद्रलाल की कोठरी में आकर बिस्तर वो बिस्तरा बिछाया। थोड़ी देर बाद वो आके थक गए थे, सो गए। फिर उठ के देखे, फिर रोज़ का उनका काम बिलार के साथ खेलना, उसे खाना खिलाना, खाना खुद खाना, बचे से उसको खिलाना। और वे रोज़ किसी न किसी वस्तु के बारे में सोचते, किसी क्या तो भी नकारात्मक जो भी विचार आते उसके बारे में भी सोचते। तो दिन छिपे वक्त निकल आया, दिन निकलने लगे। वहाँ पर जो खाना मिलता था उन्हें गैरेज में एक ही टाइम का खाना आता था। वहाँ चाहते तो दो टाइम का भी खाना दे सकते थे, मगर एक ही वक्त का खाना वो जोर से दबा के खाते थे। वो जो खाना लेकर आता था देवेंद्र लाल को, वहाँ एक लड़का था। वो देखने में उन्हें नहीं लगता था कि वहाँ एक नौकर है। उन्हें उसका जो लिबास, उसका जो ये देखे तो उन्हें लगता था कि ये ज़रूर शेख अताउल्लाह का बेटा है। तो वहाँ उसे ही पूछा करते थे कि शहर का हाल कैसा है, तो ज़्यादा बात नहीं करता। अभी सब कुछ वैसे ही है बोलने पर हाँ पर बात मुंडी हिलाता है। सब खैरियत है बोलने पर ना से बोलता है। यहाँ सब कुछ वहाँ देखने के बाद वे चुप हो जाते। रोज़ वही बच्चे को वो बुलाते, जो बच्चे का नाम वे नहीं जानते, मगर एक बार आता और खाना देता और फिर चले जाते। तो बिलार के उनके साथ में खेलता रहता और इतना बिलार के साथ उनका दोस्ती हो गया कि उनके गोद में ही आकर बैठ जाता और खाता रहता। हड्डी वड्डी लेके आंगन में जाके खाता। तो इसी तरह उनका शाम भी कट जाता, रात घनी हो जाती, ये सब सो जाते। जब सुबह एक बार क्या हो जाता है कि सुबह वे वर्जिश सुबह करते हैं और दिन में कंकड़े खेलते हैं, कबूतर की गुटरू सुनते हैं। यहाँ सब कुछ सुनते हुए ही वे थोड़े ही दिनों में जो शेख अताउल्लाह साहब के घर में जो लोग थे उनकी आवाज़ों से ही वो पहचानने लगे थे। एक दो खुरदुरे आवाज़ आते थे, दो स्त्रियों का। एक बहुत ही दबा हुआ आवाज़ था और बहुत ही धीरे से आता था। तो उन्होंने समझा ये जनानी की आवाज़ है। जनानी यानी घर की औरत। तो जनानी की आवाज़ को पहचानते और वो उन्होंने आवाज़ से ही उसे पहचाना और उन्होंने कहा कि ये शायद अताउल्लाह जी के पत्नी है। फिर एक नरम सी आवाज़ आई, तब उन्होंने देखा, उन्होंने सुना। तो उन्होंने वहाँ ये आवाज़ कभी भी सुनते कि जैबू 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 निस्सा, यानी वो उसका जो उत्तर आता था वो बहुत ही कमसिन और छोटा गले का, यानी एक तरह से मधुर आवाज़ होता था। तब वो समझे एक लड़की है, शायद ये उनकी बेटी हो।
तो वो इतने परफेक्ट हो गए कि आज खाना किसने खिलाया, खाना किसने परोसा होगा, ये किसने बनाया होगा, इसके बारे में भी वो सोचने लगे थे और उन्हें वही तो एक काम बच गया था। तो एक दिन क्या हो जाता है, ऐसे ही दिन निकलते हैं, तब इतने वे उन आवाज़ों को पहचानने लगे थे कि ये लोग कौन हो सकते हैं, यहाँ भी वो बता सकते थे। तो आगे क्या हो जाता है, इसके ही बारे में वो सोचने लगे थे। वो कहते हैं कि परोसा किसने होगा, खाना किसने बनाया होगा, आज इन्होंने बनाया होगा या आज इन्होंने बनाया होगा, ऐसा अंदाज़ा लगाते थे। उनको दिखते नहीं थे। तो एक दिन उन्हें खाना आया, तो वहाँ खाना जो था वो मुसलमानी रोटी था। और जब मुसलमानी रोटी या हिंदू फुलके देखकर मुसलमानी रोटी रोज़ आते थे, उस दिन जो खाना आया, उस दिन खाने में मुसलमानी की रोटी की जगह पर हिंदू का फुलके आए। देख के थोड़ा उनको एक रास्ता है ना, एक ही तरह के खा के बस हो गया था। फुलके देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके साथ मांस था और थोड़ी सी रबड़ी थी, रबड़ी यानी एक तरह से स्वीट। तो ये सब कुछ मीठे में था और एक शाह का टुकड़ा भी वहाँ पर था। वहाँ उसे देखते रहे और उसे देखते ही उनके उंगलियाँ उस खाने के ऊपर गई और देखा उन्होंने और उसे उठाया, फिर रख दिया। जब उन्होंने 2-3 परोठा एक ही बार उठाया, तब उन्हें एक चिट्ठी सा मिला, छोटा सा चिट्ठी मिला। तब उस चिट्ठी को वहाँ उससे निकाल कर, वहाँ तो कुछ दिखा ही नहीं, तो उस कागज़ के टुकड़े को निकाल कर उन्होंने वहाँ पर ऐसा फेंक दिया। फिर बाद में उनके दिमाग में आया कि परोठे के अंदर ये चिट्ठी आई तो कुछ बात है बोलकर उसे वो फिर उठाते हैं। उठाने के बाद वहाँ जाके जो रोशनी, थोड़ी सी रोशनी आती थी, उस रोशनी में जाके उसे पढ़ते हैं तो उन्हें उस पर लिखा हुआ मिला है कि खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। आज के बार के खाने, आज का जो खाना आया है उसे कुत्ते को खिलाकर खिलाइएगा, खाइएगा। फिर देवेंद्र लाल ने उस कागज़ के टुकड़े किए, उसे चबाया और उसे थूक दिया, कोठरी में डाल दिया। और ये सब कुछ देखकर वे सन्न रह गए और उनका मस्तिष्क कुछ काम करने नहीं लगा, काम नहीं करने लगा। यानी वो उनका मस्तिष्क ठन्न हो गया, सन्न हो गया और इधर से उधर फिरने लगे और उस खाने को देखने लगे। अरे ये क्या बात हुई। और जब वो भीतर खाना खाने के लिए आते या भीतर आके देखते हैं तो उन परोठों को देख रहे हैं और उनका जो अंदाज़ा रहता कौन परोसता है, तब उनके दिल में आया कि जैबू, शायद ये जैबू ने लिख के भेजा। और फिर वो थोड़ी देर बाद फिर बाहर आके खड़े हो गए। खड़े होके वो सोचने लगे कि ये उनका खाना है। किसका खाना है? देवेंद्र लाल का मित्र का नहीं है खाना, ये मित्र का खाना है। और उनके मेजबान के और उनके आश्रयदाता का खाना है। जैबू के पिता का खाना है, जैबू का खाना है, यानी जैबू निशा जो लड़की थी। तो ये सब कुछ सोचने लगे कि मैं तो दूर का आदमी रहा, मेरा दोस्त तो था वो रफ़ीकुद्दीन, उसका दोस्त ये है कौन, अताउल्ला, शेख अताउल्ला। जो शेख अताउल्ला है वो उनका दोस्त है, दोस्त का दोस्त, मित्र का मित्र, मेज़बान का मेज़बान। ये क्या बात हुई। तब फिर वो सोचने लगे कि कुत्ता कहाँ से लाओ। अभी कुत्ता फिर ठहरने लगे। फिर उसी तरह रोज़ जो बिलार आता था, आज भी बिलार आया और बिलार आते ही वहाँ लपक कर उनके कंधे पर बैठ गया। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में उठा लिया और वो वहाँ गुरगुराने लगा। और वो उस बिलार को लेकर कोठरी में गए और थोड़ी देर बिलार पुकारता रहा और धीरे से आया, वो उनके पास आया। तब उसे वो उठाकर बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं इनका मेहमान, तुम मेरे मेहमान, मैं इनका मेहमान।
यानी मैं शेख साहब का मेहमान, तुम मेरे मेहमान, मेरे साथ जो हो जाएगा वो तेरे साथ होगा आज, यानी मेरे साथ जो होने वाला है वो तेरे साथ होगा। यानी उस दिन उन्होंने विचार किया कि पूरा खाना किसे खिलाएंगे, बिल्ली को पहले खिलाएंगे, बाद में हम खाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पूरा खीर, लबड़ी और परोठे और चिकन का टुकड़ा और वो क्या कहते हैं शाह का टुकड़ा, सब कुछ बिल्ली को खिला देते हैं। बिल्ली खा जाता है, बिल्ली खाता है थोड़ा दूर, फिर उनके ही थोड़े देर तक उनके ही बगल में रहता है। थोड़ी समय बीतने के बाद वहाँ उनके हाथ से छूट के नीचे छलांग मारता है और बिल्ली छलांग मार के जोर से चीखता है और बाहर कूदता है, चीखता हुआ, गुर्राता हुआ कूद कर वहाँ, फिर उसके अंदर कुछ मतलियाँ होने लगती है, कुछ क्या होने लगता है पता नहीं। फिर वहाँ दीवार पर चढ़ जाता है और गैरेज के छत पर जा पहुँचता है। वहाँ से थोड़ी देर तक उनके कानों में आवाज़ आते रहती हैं कि ये खुद से लड़ रहा है, यानी बिल्ली खुद से लड़ रहा है। फिर कभी धीरे धीरे आवाज़ आते, कभी गुस्से से आवाज़ आते, कभी स्वर दर्द में बदल जाता। तो इस तरह से कभी करुणा से गिड़गिड़ाता हो, ऐसे दुर्बल, कभी चीख, कैसा था एक दुर्बल चीख के साथ, एक गुजती हुई कराह के साथ वहाँ ऊपर जाने के बाद वो बिल्ली मर जाता है। तब देवेंद्र लाल बोलते हैं मर गया हूँ। फिर खाने की तरफ देखने लगते हैं और देखते हुए वहाँ सोचते हैं भाईचारा, आज़ादी, देश, राष्ट्र, क्या इसके मायने हैं। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे, रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया, मगर उसके साथ क्या दिया, विष दिया और साथ में चेतावनी भी दी। ये क्या बात हुई भाई, और चेतावनी भी दी कि विष दिया जा रहा है। तो देवेंद्र लाल का मन ज्ञानी में उमड़ आया और इस राजनीति से वे संभल नहीं पाए और इस जो परिस्थिति है उसको वे नहीं संभल पाए। देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में जो खतरा है वो बुरे के कारण नहीं है, यानी दुनिया में जो खतरा है बुरे के ताकत के कारण नहीं है, अच्छों की दुर्बलता के कारण है। भलाई जब साहसहीनता में हो जाती है वही बहुत बड़ी बुराई है, यानी भलाई की जो साहसहीनता है वही बहुत बड़ी बुराई है। यानी इस दुनिया में जो खतरा बुरे की ताकत से है उससे ज़्यादा खतरा किससे है, दुर्बलता के कारण है। और भलाई की साहसहीनता, भलाई करना है मगर वो साहसी होनी चाहिए। वो भलाई करना चाहते हैं, आपके पास कोई साहसी नहीं है तो वो बहुत बुरी बात है। तो वहाँ बोलते हैं और एक बात दिल में, घने बादल कभी रात नहीं होती, यानी घने बादल से कभी रात नहीं होती, रात तो होती है सूरज के निस्तेज हो जाने से। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ सब कुछ सोचते हुए खाना उठाकर आंगन में रख दिया और 2 बूंद पानी पिया और वहाँ से टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने ट्रंक खोला और सभी सामान उन्होंने देख लिया और सब तरफ एक बार दृष्टि दौड़ाते हुए देखा कि और ऊपर से खाने में जो चीज़ आया था वो सब कुछ देखा उन्होंने। वहाँ ट्रंक में थोड़ा सा सामान था उसे भी उन्होंने देख लिया, पासबुक को सब कुछ, लिफाफा सब निकाल कर डब्बे में डाल दिया और शेरवानी नुमा, यानी एक तरह से मुस्लिम का वेश पहनकर वे उसके ऊपर एक कोट पहनकर वहाँ से आंगन में आकर क्षण भर के लिए कान लगाकर सुना, अगर कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वे आंगन के दीवार को इस तरह से फांद गए, फांद के वे
यानी उससे जंप करके वहाँ से निकल गए और वहाँ सड़क पे निकल आए। इस तरह से फांदे कि वो उसको कैसे उन्होंने जंप किया उन्हें भी पता नहीं। इतना बड़ा दीवार था फिर भी उन्होंने उस दीवार को फांद लिया। और इसके बाद क्या क्या हुआ वो इसमें वो कहना नहीं चाहते, मगर थोड़ा दिन तक भटके और 1-2 महीने के बाद जब वे आकाशवाणी में अपने घर वालों की पता देने के लिए, भारत के एक आकाशवाणी में अपने घर वालों को पता देने के लिए वो गए, तब उनका जो ये आकाशवाणी का जो स्वर है वो किसी ने सुना और उनका जो पता वहाँ पर दिया गया था, उस पते पर थोड़े दिनों में एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में क्या लिखा था उसको लेखक ने हुबहू यहाँ पर दिया है। तो चिट्ठी क्या थी? आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मानती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती के साथ आपके पास पहुँच गए होंगे। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। यानी उन्हें जो खाने में जो ये देने के लिए वो वहाँ पर लिखा है, अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और यहाँ भी याद दिलाना चाहती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। यानी उन्होंने जो करना चाहते थे उसको मैंने ही उसे रोक दिया था और उसकी काट मैंने ही कर दी थी। ऐसा नहीं जता रही हूँ आप पर मैं, ऐसा नहीं जता रही हूँ मैं आप पर, सिर्फ यहाँ इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में कोई अल्पसंख्यक हो तो उससे मदद करने के लिए, यानी जो आपके साथ कोई आपके मुल्क में कोई अल्पसंख्यक मजलूम हो तो आप मुझे याद कर लीजिए। इस तरह से वहाँ पत्र आया। और इसलिए वो भी कहती है कि इसलिए नहीं कि वहाँ मुसलमान हैं, इसलिए कि आप इंसान हैं, खुदा हाफिज़। यह कहती है कि आप कोई अल्पसंख्यक को देखें तो मुझे याद कर लीजिए, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उसे मदद नहीं, क्योंकि आप वह इंसान है इसलिए वो आप उसको मदद दीजिए। यहाँ कहते हुए खुदा हाफिज़ वहाँ कहती है देवेंद्र लाल की वो उस स्मृति को देखकर, उस पत्र के देखकर उन्हें फिर यहाँ याद आया कि जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पर सहा था वो वे जीवन में नहीं भूल सकते। तो यहाँ से ही चिट्ठी को उन्होंने गोली बनाकर फिर दूसरी जगह पर फेंक दी और यहीं पर यहाँ कहानी ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ हमारा यहाँ कहानी शरणदाता जो आगे जी का लिखा हुआ इस सत्र में समाप्त होता है। और आप सभी लोगों को इस कहानी का PDF भी आपको मिल जाएगा और आप लोग इसे पढ़कर इस कहानी को सुनिए और इसके प्रश्नों को या इसके जो कथा को अपने ही वाक्य में लिख के जब भी आप कॉलेज को आएंगे तो मेरे पास पेश कीजिए। इसी के साथ मेरा यहाँ सत्र समाप्त करता हूँ। जय हिंद।